कितने घंटे पढ़ेंगे तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने साल की तैयारी की। तो ऐसा लोगों का कहना प्रश्न होता है। बट मेरा तो बस यही कहना है कि अगर आप मन से पढ़ेंगे, पूरी रुचि से पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको ना तो घंटे देखने पड़ेंगे, ना तो आपको वर्ष देखना पड़ेगा। और अगर आप एक वर्ष की अच्छी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और पूरे मनोयोग से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर फिर से एक और न्यू और इंस्पायरिंग वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंस्पिरेशनल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि पुलिस में कार्यरत है इस समय और डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि अपने आप को बच्चे मेंटली प्रिपेयर कैसे करें जिस समय वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो इन्हीं सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सीधे सीधे सर के पास चलते हैं। और सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में एक बार। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। और सर मैं चाहता हूँ कि एक बार डीपली इंट्रोडक्शन आप भी अपना दर्शकों के लिए दे दीजिए कि आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और कैसे आपने अपनी इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। पाठक जी, मेरा नाम विनय कुमार द्विवेदी है। मैं वर्तमान समय में बदायूं में COCT के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। और वहाँ से पढ़ाई के बाद फिर मैंने IAS की प्रिपरेशन में अपने आप को लगाया दिल्ली से। फिर IAS की प्रिपरेशन की, उसके बाद मेरा चयन सबसे पहले समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ, और समीक्षा अधिकारी के रूप में मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कार्यरत रहा। और फिर वहाँ से ये वर्ष 2011 में समीक्षा अधिकारी के पद पर मैं चयनित हुआ, और तब से लेकर 2015 तक मैं वहाँ पर रहा। और वर्ष 2015 में ही मेरा चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से डिप्टी SCP के पद पर हुआ। फिर तब से मैं इस सेवा में कार्यरत हूँ। वर्तमान में बदायूं में पोस्टेड। सर एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो एक ऐसा माइंडसेट भी बना लिया है कि आपके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है, और कोचिंग भी आजकल अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन और कोचिंग में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, कोचिंग की भूमिका एक जो है बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में लोग बताते हैं कि कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो कोचिंग का जो उसकी आवश्यकता है वो बहुत ही ज़रूरी भी है। बिना कोचिंग के अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें कई बार होता है कि कुछ हम ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं जिसकी आवश्यकता एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। जानकारी तो होती, बट हमारा जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, उसको हमको आवश्यकता नहीं है। बट कोचिंग के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, और कम टाइम में जल्दी हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कोचिंग ही सबसे बड़ा माध्यम नहीं है। जो हमारा सेल्फ अपनी पढ़ाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और जितनी हम मेहनत करेंगे, अपने ऊपर जितना ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा हम जल्दी सिलेक्शन हमारा होता है। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जो शिक्षा हुई है, मान लीजिए जिस समय आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चों पर स्टार्टिंग से ही प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स का ऐसा होता है। तो आपने कब सोचा कि मुझे IAS के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है? ऐसा शुरुआत में जब मैं इलाहाबाद गया, उसी समय से ही मेरे मन में आया कि मुझे IAS के लिए खुद को लगाना चाहिए। और लोगों को देख करके वहाँ पर पे, और जो IAS IPS वहाँ पे कई बार हम लोगों से मुलाकात होती थी, हमारी यूनिवर्सिटी में आया करते थे और कोचिंग्स में आया करते थे। तो हमारे मन में आया कि हमें भी इस तरीके से करना चाहिए जिससे समाज में अधिक से अधिक लोगों की सेवा हम कर सकें। तो वो इंस्पिरेशन पहले से ही आया, और उसके पहले से ही गांव से ही हमारे मन में था। तभी हम पढ़ाई के लिए गए इलाहाबाद, और तब हमारे मन में इस तरीके की बात। तो आपने अपनी जो मतलब मैं अगर बात करूं क्वालिफिकेशन की, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो आपने वो गांव वगैरह से मतलब स्कूलिंग आपने जो है अपनी गांव से ही हाँ, की, स्कूलिंग गाँव से। और उसके बाद फिर आपने बाहर के अपने आप के लिए जी प्रिपरेशन। जी। आज सर सबसे बड़ी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक प्रेरणा स्रोत होते हैं कि जो लोग उस समय कार्यरत हैं किसी में, पुलिस में, और बहुत सारी भ्रांतियां उनके मन में ये भी आ जाती हैं जिस समय वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि अगर हम ज़्यादा बिल्कुल दूरी बना लेते हैं समाज से और इन सारी चीज़ों से, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशलाइज होना कितना जरूरी है प्रिपरेशन के समय, या फिर जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे देखिए, हैं? दोनों चीज़ें अलग अलग। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई ये कहे कि आप समाज से कट के तैयारी करिए, तो इसकी आवश्यकता नहीं। आप समाज से जुड़ के रहिए, और जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही सामान्य अभिरुचि के प्रश्न होते हैं,
वो समाज से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं और उनका संबंध समाज से ही होता है। इसलिए जितना आप समाज से जुड़े रहेंगे, अपने लोगों से जुड़े रहेंगे, अगल बगल के वातावरण से जुड़े रहेंगे, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और मेरा ये मानना है कि आप सबसे जुड़ के अपना एक निश्चित टाइम टेबल बना के तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप बिल्कुल अलग होकर काम करें। सर जब हम जैसे अपने स्कूलिंग में या एकेडमिक्स में होते हैं और जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो कई बार जो हमारे ड्रीम में होता है हम अपने दोस्तों को भी बताते हैं, और उस समय कई बार हमारे मन में ऐसा फियर भी रहता है, डर भी रहता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो मेरी इंसल्ट होगी, या लोग मुझे क्या कहेंगे, या लोग मुझसे ये कहेंगे तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब उनका क्या हुआ। ये फियर होना जरूरी है, तो कुछ लोग इस डर से नहीं बताते हैं अपने दोस्तों में। मतलब किस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि हम मेंटली हमेशा अपने आप को एनकरेज रख सकें और पॉजिटिव रख सकें। देखिए, आपके मन में जो बातें चल रही हैं उसको बताने से अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा मन हल्का हो रहा है, तो ज़रूर उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और जो भी सगे संबंधी हैं आपके, उससे आपको सहयोग ही मिलेगा। सफलता असफलता वो तो बात का विषय है, लेकिन आप शेयर करें, शेयर करने में बिल्कुल ना घबराएं। मैं सबसे कहूँगा कि अपने परिवार के साथ, सबके साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ। सर तो आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम मतलब क्लियर किया था, ये वाला डिप्टी एस के जो आपने पीपीएस के थ्रू हुए होता है? पीपीएस के थ्रू नहीं, ये मेरा चौथा प्रयास था। ओके। मैंने उसके पहले इंटरव्यू कई बार दिए थे, और इंटरव्यू के बाद ये मेरा फाइनल। सर आपने मतलब कई बार इंटरव्यू दिए, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इंटरव्यू हम देने जाते हैं तो वो किस चीज़ को जज करते हैं, मतलब किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर रहना चाहिए? इंटरव्यू में जो मुख्य बातें देखी जाती हैं, जो मुझे लगा, जो मैंने खुद का जो इंटरव्यू आपका अनुभव सर रहा हो। देख के जो मुझे महसूस हुआ, वो ये लगा कि आप जो भी बातें बता रहे हैं, आपको कितनी पता है, किस गहराई तक पता है, और किस कॉन्फिडेंस के साथ आप उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाए पूरी ईमानदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस से बताएं। जो चीज़ें नहीं पता हों उसको, उस बारे में आप स्पष्ट बता देंगे, ये मुझे सब पता नहीं है, इसके बारे में मैंने नहीं सुना है, मुझे नई जानकारी है, या मुझे नहीं याद आ रहा है। लेकिन कोई भी भ्रमित या भ्रामक सूचना हम ना दें, भ्रामक बातें ना बताएं। सर अब जैसे कि मान लीजिए हम तैयारी करते हैं, या नॉर्मल बच्चे किसी भी फील्ड में अपने आप को लेके जब ले जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आज के समय में जो सबसे मुख्य समस्या देख रहा हूँ, और खास करके उन बच्चों के अंदर जो 12th कर रहे हैं या बीएससी में आए हैं, कि वो यही जज नहीं कर पा रहे हैं, यही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उन्हें जाना किस लाइन में है। कई बार आपने देखा होगा सर कि मतलब भटकते रहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, कि बीएससी करनी चाहिए मुझे या बीटेक करनी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन आगे जाके उन्होंने अपनी लाइन ही चेंज कर दी। वो कहीं ना कहीं वो मतलब मैं बात करूं टीचिंग में आ गए, या वो किसी और लाइन में आ गए। तो सर आपको मतलब एक हमें ऐसा रास्ता बताएं बच्चों के लिए कि उन्हें इस चीज में सपोर्ट मिले कि वो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी स्ट्रांग हो। जैसे आपने बताया कि किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, हाँ, बीटेक उसके कर बाद लिया, फिर वो फिर आ रहे हैं सिविल सेवा सर्विसेज, टीचिंग में आ जाते हैं। टीचिंग में आ रहे हैं। तो टीचिंग में आने का कारण क्या है, ये जानना पड़ेगा क्यों आ रहे हो। कभी कभी लोग ये देखते हैं कि हमारा आगे का जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है, सर्विस हमको नहीं मिल पा रही है इंजीनियरिंग में जो हमने पढ़ाई किया, तो वो चाहते हैं कि हम बीएड कर लें या अन्य चीज़ें कर लें, जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। तो इस तरीके से, इस कारणों से भी कभी कभी होता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है, हमारे कई साथी रहे जिन्होंने पहले डॉक्टर बनने का मन बनाया, एमबीबीएस किया, बट उसी बीच में वो हमारे संपर्क में आए। उन्होंने देखा कि भाई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, और लोग आईएएस बन भी रहे हैं एमबीबीएस से आके, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आकर के, आर्ट बैकग्राउंड से आकर के, सभी बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। तो लोगों ने जो शुरुआत का जो उनका गोल था उसको छोड़ के उनका मन अचानक से बदला और पूरी मेहनत की, और लोग सिविल सर्विसेज में भी आए। तो ये हमको हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमारे मन में कितनी चेतना आ रही है और कितनी हम मेहनत कर रहे हैं। कोई भी काम जब हम पूरे मन से, मनोयोग से शुरू कर देते हैं, तो ये मायने नहीं रखता है कि हमारे पास कितना टाइम है। अगर हम पूरी मेहनत से करते हैं तो एक साल में भी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं और सिलेक्शन भी पाते हैं। सर आपने बाहर जाके प्रिपरेशन की, आपका मुझे समझ में आया कि आपके माइंड में स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अभी मैंने बात कही कि मतलब क्लियर नहीं होता है कि लोगों ने बीटेक कर लिया। मुझे लगता है कि वो लोग बीटेक के बाद इस लाइन में जब उन्हें आना है, लाइक उन्हें टीचिंग करनी है। अभी हमने बात की इस विषय पे कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो अगर मैं सर 90% से ज्यादा बच्चों की बात करूं हर जगह के, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जी जी।
रिस्क होता है प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस में, किसी भी चीज में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो आपको झेलना पड़ेगा, वो तो फैक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब आपको पता है कि मुझे अपना टीचिंग में फ्यूचर सिक्योर करना है, फिर आपको 4-5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है बीटेक में? आपको सीधे नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहिए, आपको बीएससी करनी चाहिए, बीए करना चाहिए, उसके अलावा आप फिर अपने आप को आगे। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, बट शुरुआत में ऐसा हम नहीं सोचते। शुरुआत में हमने सोचा कि हम इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, बट वहाँ पर हमें जब हमने शुरुआत किया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये लगा कि हम यहाँ पर अच्छा नहीं कर सकते, या हमें सर्विस नहीं मिल पा रही है इंजीनियरिंग में, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तब हमारे मन में ये आता है, अच्छा बैकग्राउंड हमारा कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, माँ बाप की क्या स्थिति है फाइनेंशियल, तो उन सब कारणों को देखते हुए कई स्टूडेंट जो हमारे कई साथी रहे, उन्होंने जो है अपने जो पहले का जो उनका लक्ष्य था उसको हट के उन्होंने कहा पहले परिवार की ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, उसके बाद फिर हम बाद में कर लेंगे। इसलिए वो अपनी लाइन से हट के जहाँ पे उन्हें लगा कि हाँ पहले इसको हमको मिल सकता है, वो पाने की कोशिश उन्होंने की। अच्छा सर, आपके जीवन में मतलब इस जॉब से पहले की और इस जॉब की अगर मैं बात करूं, विशेष रूप से आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य बदलाव आए हैं आपकी जीवन शैली में? देखिए, सेवा जो होती है, जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं, किसी भी सर्विस में जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी काम हमें मिल रहा है उससे हम पूरी ईमानदारी से करें और पूरे निष्ठा से करें, पूरे मन से करें, और वही काम हमने भी किया। और शुरुआत में जिस सेवा में मैं था, पहले जो मेरी सर्विस थी, उसमें दायरा थोड़ा छोटा था, कम लोगों की मदद कर सकते थे और सेवा कम कर सकते थे। लेकिन सिविल सर्विसेज ऐसी जगह हैं, चाहे वो पीपीएस की सेवा हो या पीसीएस की सेवा हो, इसके अलावा आईएएस या आईपीएस की सेवा हो, उसमें जो हमारा दायरा होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लोगों की हम मदद कर सकते हैं। लोग पर डे सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, बातें होती हैं, किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, तो यहाँ दायरा बढ़ जाता है, काम का नेचर बढ़ जाता है जो भी सिविल सर्विसेज में आते हैं लोग। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि पहले काफ़ी सीमित दायरा था, अब दायरा बढ़ा और इससे संतुष्टि भी मिलती है, अच्छा लगता है और आप लोगों से मुलाकातें भी होती रहती हैं। सर मतलब पुलिस का जो काम है एक चीज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टिपिकल तब हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम समय पर आपको ऑन द स्पॉट हैंडल करना होता है, जो डिसीजन लेना होता है। कई बार हमारे सामने 2 सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो मैं एक ये जानना चाहता हूँ क्योंकि इतना आपको अनुभव हो गया कार्य करते करते, मैंने ये चीज देखी कि आप लोग एक बार में देख के बता सकते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वो नहीं, ये चीज सर फैक्ट है, शकल देखकर हमें पता लग जाता है। अच्छा, लोग इस चीज को लेकर मैं नहीं समझ पाता कि कैसे मतलब जज करते हैं कि 2 पक्ष है, हमें कौन सा पक्ष सही बोल रहा है, कौन सा पक्ष गलत कह रहा है। बिल्कुल, आपका कहना है कि देख के ही पता चल जाता है, होता है, क्योंकि दिन भर में कई शिकायतें आती हैं, तरह तरह की आती हैं, और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीने भर, तो शिकायतें देखते देखते सुनते सुनते किस तरह के से लोग एक्टिविटी करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की शिकायत से पता चल जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जो एप्लीकेशन होते हैं, कई बार तो एक ही व्यक्ति का एप्लीकेशन रहता है, वो कई जगहों पे उसी तरीके के रहते हैं एप्लीकेशन, तो देख के ही पता चल जाता है। और चूँकि निर्णय लेना है तो होता है, कभी निर्णय गलत भी होते हैं, लेकिन निर्णय लेना है हमें, तो निर्णय तो लेना सबसे ज़रूरी है और लेते भी हैं। सर मतलब कि जब किसी पद पर हम आ जाते हैं तो पारिवारिक जो हमारे सदस्य होते हैं या हमारे आसपास के जो रिलेटिव्स होते हैं, उनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि अब ये हमारी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं या इस चीज़ में, मतलब कितना आपको सही लगता है? और पहले की सिचुएशन में या आपकी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, एक आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूं, एक तो इस चीज़ को लेकर, दूसरा ये कि अगर हम आज मैं स्ट्रगलिंग के दौर में हूँ या कोई भी जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, उसकी लाइफ में ऐसे बहुत से फेज आते हैं जहां वो अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस करता है। तो मैं एक तो ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपको ऐसा लगा हो कि यार मुझ पे क्रैक होगा या नहीं होगा, उस समय आपने अपने आप को दोबारा कैसे खड़ा किया उस सिचुएशन के लिए? नहीं, मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा अच्छा। कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत से ही जो भी चीज़ें हमने कोशिश की, मेहनत किया, मिला। हाँ, ज़रूर था कि टाइम लगा कभी कभी किसी चीज़ों में, तो पेशेंस हमेशा मेरे अंदर रहा है, धैर्य से हमने हमेशा काम किया है। कभी कभी बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ी बातें हुई, लेकिन हमने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, और जो सही काम था, जिस रास्ते पे हमें चलना था, जिस ट्रैक पे, उस पे हम चले, और लास्ट में फिर हमें सफलता मिली, और जो भी बुराइयां थीं सारी हट गई और अच्छाइयाँ सर सामने आई। डर लगता था उस समय पर कभी कि अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? देखिए,
भाई डर तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। अगर हम मनुष्य हैं तो डर तो सबको लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट हम अपनी जो उम्मीद है उसके बहुत नज़दीक रहते हैं कि हाँ, हमें ये उम्मीद है कि हमारा होना चाहिए। तो हम कभी निगेटिव बहुत कम सोचें। अगर हमें कोई काम करना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये हमारा सभी के लिए कहना है। और हमेशा सकारात्मक सोचें और जिस लक्ष्य के लिए आपने कदम बढ़ाया है उसकी तरफ बढ़ते रहें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। घबराएं ना, जल्दीबाजी ना करें। ऐसी परीक्षा है, ऐसी सेवा है जिसमें समय लगता है। स्वाभाविक सी बात है, कभी कभी किसी का चयन फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का सेकंड में और किसी का चौथे पाँचवें में होता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अपने पे भरोसा करें, खूब मेहनत करें, निश्चित रूप से सफल होंगे। सर एक चीज़ ये भी कि जैसे जब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में पेरेंट्स हैं तो बच्चों से भी उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं जी कि हम अगर मान लीजिए सिविल सर्विसेज में हमारा बच्चा भी इसी लाइन में जाए। जी इस चीज़ के मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं और मैंने लिमिटेड देखे हैं जी कि पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल सर्विसेज में, लेकिन बच्चे उनके जिस क्षेत्र में करना चाहते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात करूँ तो दिशा पाटनी जी के जो पिताजी हैं वो भी सिविल सर्विसेज से हैं, आईपीएस भी रहे हैं। जी जी लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पेरेंट्स अलाउ करें अपने बच्चे को कि आपकी जो स्किल है आप उसमें अपना बेस्ट करो। तो मैं चाहूंगा एक स्पेशल मैसेज उसके लिए भी आप हमें गाइड करें कि सबसे पहले तो अपने बच्चे का ये इंटरेस्ट कैसे जज करें, प्लस इस चीज पे पेरेंट्स की भी थोड़ी सी, क्योंकि चिंतित रहते हैं बच्चे का भविष्य क्या होगा, तो उनका भी जायज है, लेकिन वो इस चीज को कैसे जज करें कि जो मेरा बच्चा जिस चीज में करना चाह रहा है वो उसके लिए कैपेबल है या नहीं। देखिए, वो तो पिता और माँ वो तो देख के पता चल जाएगा। देखते रहते हैं बच्चों को, उनकी पर डे की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, बचपन से उनको देख रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि बच्चे किधर किस दिशा में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन कभी कभी माँ बाप की जो भावनाएं होती हैं वो चाहते हैं कि जैसा वो सोचें वैसा ही उनका बच्चा भी करे। तो इसलिए वो अपनी जो इच्छाएं हैं उसको थोपना चाहते हैं बच्चों पे। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि कभी भी अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको आप सीमित तरीके से बच्चों पर थोपें, जितनी की वो झेल सके, जितना वो कर सके। लेकिन अगर उसकी इच्छा किसी अन्य क्षेत्र में है तो उसको वहीं पे प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। आपने जो उदाहरण दिया दिशा पाटनी का, उनके पिताजी डिप्टी एसपी थे, अभी भी हैं, वो कार्यरत हैं। तो उनकी बेटी देखिए अभिनय में वो अच्छा स्थान बनाई हुई है। अगर वो चाहते कि किसी अन्य क्षेत्र में जाने के, हो सकता है वहाँ पर उतना अच्छा काम ना कर पाती, आज अच्छा काम कर रही हैं। तो इसलिए बच्चों को छोड़ें, उनको थोड़ा फ्री करें। फ्री करने का आशा ये भी नहीं कि बिल्कुल अनुशासन से बाहर चले जाएं, अनुशासित रखते हुए फ्री रखें, जिससे कि वो जिस भी दिशा में जाना चाहें अच्छा काम करें, अच्छा नाम कमाएं। सर एक चीज़ ये भी है कि जैसे हम मान लीजिए इस सेवा में आए हैं सिविल सर्विसेज की, जनरली में अगर आपकी बात करूं कि जब हम तैयारी करते हैं या जिस समय आपने, अब ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जो आज आपको उस समय मिले होंगे जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जब आज आपसे मिलते हैं, मतलब कई लोग ऐसा होता है कि एकदम से देख के शॉक्ड भी हो जाते हैं, अरे तुम्हारा हो गया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है सर? ऐसे अभी तक आपको काफ़ी लोग मुझे मिल चुके होंगे, मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि हाँ आप इतना बेहतर कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं साथी हमारे पुराने हैं, बहुत टाइम के बाद वो मिले। हम लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद से काफ़ी समय बाद हम बाहर चले गए पढ़ने। वो भी कहीं पारिवारिक कारणों की वजह से चले गए दूर, कांटेक्ट नहीं हो पाए। बट जब उन्हें पता चला कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रखा है तो वो आए, मिलने आए, मुलाकात हुई। तो काफ़ी उनको अच्छा लगा, आश्चर्य भी चकित किए कि भाई कैसे वो इतना बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन उनको उम्मीद थी, लगता था कि हाँ हम कर सकते हैं। तो होता है, खुशी मिलती है पुराने दोस्तों से मिलना और जो हमारे साथ पढ़े हैं बचपन में। तो सर अच्छा। मतलब हम कोई भी काम करें तो मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ ऐसा महसूस होता है कि अगर आपको उस काम को करने में खुशी मिल रही है तो आप थकेंगे नहीं पहले तो उस काम को करने बिल्कुल में, बिल्कुल। और आपको उसी में अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए। जी जी और जैसे कि सर आप तो मान लीजिए बाहर भी निकलते हैं अपने फैमिली फंक्शंस में भी, एक मैं आपका एक्सपीरियंस ये भी जानना चाहता हूँ कि आप शेयर करें कि मोस्ट ऑफ द जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास कैसे आते हैं, जो लोग आपसे पूछते हैं नहीं, मैं जैसे सिविल सर्विसेज से जुड़े मान लीजिए, या लोग पूछते हैं या जॉब से रिलेटेड, मतलब जो आपको अभी तक सबसे ज्यादा लगाओ, बच्चों की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हो? कॉमन क्वेश्चन तो ये आते हैं कि सर कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे सिलेक्शन हुआ, कितना घंटे पढ़ते थे और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। कितने घंटे पढ़ेंगे तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने साल की तैयारी हुई।
तो ऐसा लोगों का कहना प्रश्न होता है। बट मेरा तो बस यही कहना है कि अगर आप मन से पढ़ेंगे, पूरी रुचि से पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको ना तो घंटे देखने पड़ेंगे, ना तो आपको वर्ष देखना पड़ेगा। और अगर आप 1 वर्ष की अच्छी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और पूरे मनोयोग से करते हैं। और जब आपके अंदर इंटरेस्ट जगता है तो खुद से ही आग सी लगती है कि हाँ हमें ये काम करना करना है, है। तो वो हम अपने आप से कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। और इसलिए जब जो आपने कहा रुचि की बात, जब हमारे अंदर रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा काम अच्छे से सैलरी को लेकर चलेगा। सर पूछता है कभी कोई आपसे? ये सर एक कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जी मतलब कि डॉक्टर विकास सर का, विकास देव कीर्ति, आई थिंक जी मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देख जी रखे जी हैं। जी कि उन्होंने पूछा भी था कि आपने आईएएस का चयन क्यों चुना। सो मुझे वो बंदा इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा लगा, उसने पहले बताया कि सर पहला रीज़न मेरा था सैलरी, आईएएस का रुतबा और सैलरी। तो मतलब जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग इस तरीके की भी, हालांकि क्योंकि आप सर जिस लाइन में हैं, मैंने ये जी चीज़ पर्सनली भी अनुभव की है कि इस लाइन में लोग सैलरी पूछने की हिम्मत जल्दी नहीं करते हैं, कंपेरिजन टू बिजनेस हो गया, या आप टीचिंग में हैं, या आप किसी भी अदर मतलब देखिए, सेवा में। सैलरी पूछने का ऐसा तो कोई मेरे साथ अनुभव नहीं रहा कि हाँ सैलरी पूछा हो। अब तो लोगों को खुद ही पता चल जाता है, नेट से हाँ सर, ऑनलाइन नेट पे तो अब सारी चीज़ों को चीज़ें। लोग पता कर लेते हैं। तो ऐसा सैलरी का कोई ऐसा इशू नहीं रहा कि कभी किसी ने पूछा हो कि कितनी सैलरी है सर, क्या है। सैलरी का कोई ऐसी बात सर मतलब कि जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए आप जिस सेवा में इस समय कार्यरत है, एक अच्छी खासी मेहनत लगती है। नहीं। जी जी और एक कंपैरिजन की बात करूं मैं अगर, और बिजनेस सेक्टर में भी आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक ही चीज पर फोकस करना है। और आज ऐसे तमाम बिजनेसमैन हैं ऐसे जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। क्या समानता आप देखते हैं दोनों की, मतलब कि जिस लक्ष्य को लेकर दोनों लोग हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, नहीं, किस 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 बिजनेस में और इस लाइन में, बिजनेस में और और इस लाइन, प्रशासनिक या हाँ पुलिस हाँ, सेवा में। प्रशासनिक पुलिस सेवा में? और कैसे, मान लीजिए आपकी भी अगर मैं बात करूं, तो आपको भी जैसे कभी लगाओ, मुझे लगता है कि आप अगर उस लाइन में मेहनत करें, क्योंकि प्रशासनिक सेवा क्लियर करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक जन साधारण सी चीज़ तो यही है। तो आपको नहीं लगा कभी कि मैं बिजनेस में भी और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या और एरियाज हो सकते हैं देखिए, लाइक? दोनों दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कहा बिजनेस, हाँ, समानता अगर एक है तो हाँ, वो मेहनत की है। मेहनत की है। दोनों में आपको बिल्कुल मेहनत की आवश्यकता है। और क्या चीज़ें चयनित करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, इस बात का भी ख्याल रखना है। चाहे आप जो है प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में आना चाहते हो, या बिजनेस में अच्छे बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कि मैं बिजनेसमैन बन सकता था, मैं नहीं बना। तो बिजनेसमैन के लिए इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होनी चाहिए। उसमें आपके पास बड़ा बिजनेस करना है तो कुछ पैसे भी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, फैक्ट है और सर। उसके माध्यम से आपको बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें। लेकिन अगर आपको प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में आना है, तो आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, अच्छे आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन वाले लोग होने चाहिए, चाहे वो आपके शिक्षक हों, टीचर हों, या आपके मित्र हों। और आपको बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति जो ईमानदारी है उस पर लगना है, दिन रात मेहनत करनी है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पैसा चाहिए, यहाँ अच्छी किताबें चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छी मेहनत चाहिए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा प्रशासक या अच्छा बिजनेस में, अच्छा पुलिस अफसर है तो वो बिजनेस में भी अच्छा काम करेगा, कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो वो प्रशासन में आ सकता है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग उद्देश्य भी हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सर जब तैयारी कर रहे थे आप उस समय, मतलब क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स रहते हैं, ऐसा कौन सा थॉट होता था जो आपको हमेशा इस सर्विस को लेके हमेशा सबसे ज़्यादा इंस्पायर और एक उत्साहित रखता था अंदर से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए? क्योंकि जैसे मैं अपनी अगर मैं बात करूं, जी कि हम भी एक अपनी एक मिशन और विजन के साथ चलते हैं, अपने आप को एक कदम आगे देखते हैं कि आने वाले समय में हम ये करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। कोई ऐसा थॉट प्रोसेस रहता था सर कि जो आपको हमारे उत्साहित रखता था उस चीज़ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो होता क्या था कि हमारे हम लोग जिस परिवेश से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, और हमारे पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रही थी कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएं, और पुलिस सेवा में आएँ या प्रशासन में आएँ। तो उनका जो उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने का हमेशा मन में विचार रहता था, उन्हें खुश करने का, कैसे उन्हें खुश करें। और मुझे लगता था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन पेपर में नाम आएगा, उस दिन पिताजी को बहुत खुशी मिलेगी, घर वालों को खुशी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें थीं, ये बहुत अच्छी लगती थी। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो शुभेच्छु हैं, उन्हें अच्छा लगे। ये जो बात थी ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। साथ के साथ इसके अलावा शुरुआत से था दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ चलना बैठना,
उनको कैसे हम खुश कर सकें, ये हमेशा से रहता था। तो मन में ये था कि अगर हम पुलिस सेवा में आते हैं, प्रशासन में, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम मदद कर पाएंगे, लोगों की, परिवार को भी खुश रख पाएंगे, समाज को भी खुश रख पाएंगे। इसलिए हमने, ये हमेशा ये भाव रहता था। तो इस भाव की वजह से कभी भी थकते नहीं थे, कभी भी हारते नहीं थे, और हमेशा लड़ते जाते थे। और निश्चित रूप से फिर देखिए उसी का परिणाम था कि सिलेक्शन भी हुआ और अच्छा महसूस हुआ। सर मान लीजिए कि जैसे जिस समय आप कर रहे थे तैयारी और अभी भी की अगर मैं बात करूं, अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको नहीं लगा ड्यूरिंग मतलब जब आप जॉब कर रहे थे और बहुत सारे अवसर हमें मिलते जाते हैं अच्छा करने के, लुक वाइज भी अगर मैं बात करूं, कभी नहीं लगा आपको कि मुझे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में या कभी उसमें भी मुझे एक प्रयास करना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा कोई अवसर या कोई प्रपोजल नहीं है। नहीं, वैसे एक अंदर और सर इच्छा रहती है हमें करने की, कोई ऐसी स्पेशल हॉबी जो आपकी रही हो कि जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हो घर ये में? फ्री टाइम पे तो बच्चों के साथ, छोटे घर में हमारे बहुत बच्चे हैं, भतीजे हैं, बेटे बच्चियाँ सब, तो उनके साथ में टाइम बिताता हूँ। बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना, जितना मैक्सिमम टाइम हो बच्चों के साथ। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी रुचि है, तो कुछ खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया। बाकी अभिनय की जो आपने बात की, अभी कोई ऐसा मन नहीं बना, न कोई ऐसा अवसर आया, आगे देखा जाएगा। सर क्योंकि जैसे कि जब हम किसी चीज़ में आ जाते हैं तो एक रुतबा जो है इस चीज़ की, अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग इसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, जो उनके लिए इंस्पिरेशन का भी काम करता है। जी आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, हमारा पीपीएस हो गया। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, इस इंस्पिरेशन के अलावा अब मैं चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से 3 ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, ऐसे मंत्र हो सकते हैं जो हर बच्चे को प्रिपरेशन जो कर रहा है उसे फॉलो करने चाहिए? देखिए, 3 मंत्र की बात कहें तो कोई ऐसा 3 मंत्र तो मैं नहीं बता सकता, बट ये कहना है मेरा कि कोई भी काम करें, कुछ भी करें, तो बिल्कुल अनुशासन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन वे में होना चाहिए काम। आज आपने खूब पढ़ लिया, अगले दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। आज आपने रात भर पढ़ लिया, अगले दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। कंटिन्यूसली तो ये पढ़ें चीज़ें चाहे आवश्यकता कम नहीं पढ़ें। है, इसको ये नहीं होना चाहिए। आपको जो भी काम करें उसमें बिल्कुल लगातार हो, कंसिस्टेंसी हो उसमें, तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी जो बात है, मैंने आपसे बताया कि धैर्य आवश्यक है। कोई भी काम करें तो उसमें पेशेंस की ज़रूरत है, खास तौर से इस क्षेत्र में अगर आपको आना है तो, और आने के बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी बहुत बार आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। और तो पेशेंस होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और अच्छे लोगों का साथ रहेगा तो निश्चित रूप से सफल। सर ड्रीमिंग हम सभी लोग करते हैं, देखते हैं, पहले भी और बाद में भी। मतलब हम सपने देखते हैं कि हम ये करना है। कोई भी एक ऐसा जब आप तैयारी कर रहे हो या आपको जी लगा हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कि मुझे ये काम जरूर करना है, मैं चाहूँगा एक लास्ट में एक वो अपना एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर करें, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, या आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, लास्ट में सिलेक्शन के बाद क्या? हाँ, सिलेक्शन के बाद। जी बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद अब हमारा तो यही था कि भाई किस तरीके से हमारे गार्जियंस हैं उनको कैसे हम खुश रख सकें, उसका हम प्रयास हमेशा करते हैं। और जो मैंने आपसे बताया कि लोगों की खुशी में हमें बड़ा आनंद मिलता है, कैसे हम लोगों को खुश रख सकते हैं। हमारे पास जो भी फरियादी आते हैं, जिनकी समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आते हैं, 80 साल 90 साल का बुजुर्ग जो भी परेशान है वो आते हैं पुलिस के पास। तो हम उनको बैठा के उनसे अच्छी जब बातें कर लेते हैं, जब वो मुस्कुरा के जाते हैं, तो बड़ा तसल्ली मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने अपने पिता से बात किया, अपने पूर्वजों से बात किया, बहुत अच्छा लगता है। तो ये पहले से ही मेरा ड्रीम था कि कुछ ऐसा हो कि लोग खुश हों हमारे कार्य से। और ऐसा नहीं कि मैं तारीफ उनसे सुनूं, लेकिन मुझे खुद तसल्ली मिलती है। मैंने कभी भी, आप पहली बार है, आपने इतना रिक्वेस्ट किया तब मैं बोल रहा हूँ। सर जितना, अदरवाइज क्योंकि मैंने आप कभी भी जो है, सर जिस आप बैकग्राउंड से आते हैं और जिस माहौल से, मतलब जिस सन की मैं बात करूं, उस समय पर जो बच्चे होते थे वो अपने पिता से बात करने में बहुत ज्यादा झिझकते थे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। तो तो अभी भी हम लोग हाँ, वही चीज में, तो जिस दिन जैसे सिलेक्शन हुआ है आपका, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमारे सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं जी हमारी सक्सेस को देखकर। तो एक तो सर जॉब का इस चीज का फर्क पड़ा, अब आप खुलकर बात कर पाते हैं नहीं घर पर, अब अगर कोई भी चीज कहनी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब जॉब का उनसे जो संबंध है उससे कोई नहीं, मतलब क्योंकि नहीं सर है। ये चीज आजकल वो पहले थी। अभी भी उनके लिए मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था। और वो आज भी उनसे मुझे डर लगता है, और उनके प्रति उतनी ही आस्था है, उतना ही उनके प्रति सम्मान है, उतनी ही निष्ठा है। तो जॉब का या सर्विस का कोई ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई बदलाव आ गया उनके प्रति। हाँ, उन्होंने जो है वो ज़्यादा हमें महत्व देते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा से करते हैं। बट ऐसा लगता है कि उनको
अब फील होता है कि नहीं, लड़का ठीक है, मेहनत करता है और मैंने जो सिखाया वो कर रहा है, तो उनको तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, आपका सच में मुझे बहुत कीमती समय मिला और कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली इंस्पायर होने को मिलता है ऐसे ही शूट करने के साथ साथ कि अच्छे लोगों तक, एक अच्छी ऑडियंस तक मैं एक सही वे में एक अच्छी बात लेके जा सकूं। क्योंकि सर प्रिपरेशन के लिए मैं जो पर्सनली अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको सिखा सकते हैं। जी मोटिवेट आपको कैसे रहना है ये आपको उन्हीं लोगों से देखने को मिलता है जो उस समय उस सेवा में कार्यरत हैं, जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते बिल्कुल हैं। और हर किसी का एक अपना अलग रास्ता होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अपना समय दिया। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी लोग और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सर से कोई स्पेसिफिक और भी चीज़, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। समय मिलेगा तो हम एक और सर के साथ स्पेसिफिक वीडियो करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके और अच्छे लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है देखने की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।